नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, एग्रोनॉमी के 47वें लेक्चर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोज के तरीके से 10 क्वेश्चन, जो कि ENR सुंडा जी की जो बुक है, उसी बुक में जो मैं यूट्यूब चैनल पे अपने पढ़ाया भी हूँ, वहां से मैंने आज 10 क्वेश्चन उठाए हैं। आप चाहो तो सबसे पहले जाओ, इस वीडियो में जो वीडियो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको दो प्लेलिस्ट मिलेगी। एक प्लेलिस्ट तो आपकी है, जो कि ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसी की प्लेलिस्ट है। दूसरी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी जो मैंने पढ़ाया है, ए कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, उसकी प्लेलिस्ट है। तो सबसे पहले वहां से देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो जो मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। उसके बाद फिर यहाँ आओ, 10 क्वेश्चन का जवाब दो। 10 क्वेश्चन का जवाब देके आप कम से कम 50 से लेके 60 जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, वो आप समझोगे तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है। मात्र 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको रिवीजन भी मिलेगा और 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको 50-60 फैक्ट्स इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग BSc एग्रीकल्चर कर रहे हो और इस समय आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो यहाँ पर जो 8 कोर्सेज दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, तो आपको इस QR कोड को स्कैन करके 500 रुपए का पेमेंट करना है। और जो पेमेंट है उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजना है। कैसे भेजोगे? टेलीग्राम पर जाके आपको सर्च करना है @विजय कुमार गिरी 945। टेलीग्राम पर लिख के यही सर्च करना, तो वहां पर आपको दिखेगा एक कॉन्टेक्ट, वहां पर आपको अपना स्क्रीन शॉट भेज देना है जो आपने पैसा भेजा है, और इसके साथ साथ आपको अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है। मात्र ये दो चीजें हमें भेजने के बाद आपको जो पूरा कोर्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा कोर्स है, एक बार अगर आप पढ़ोगे तो आपका जो फंडामेंटल है वो अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। पूरा डिटेल में मैंने वहां पर आप लोगों के लिए पूरा चीज पढ़ाया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है पेलाग्रा रिजल्ट। यहाँ पर जो आप क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि मैंने 30 क्वेश्चन का सेट एक बनाया था, तो इस वजह से आपको ये 21 से स्टार्ट हो दिख रहा है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 1 से 20 जो आपको मिलेगा वो लेक्चर नंबर 45 में मिलेगा, फिर ये 46 में, और मुझे लग रहा है कि ये शायद 47 है लेक्चर। कौन सा लेक्चर था ये आपका? शायद 47 लेक्चर था ना। तो 45, 46, 47 वहां पर आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। पेलाग्रा रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ। कह रहा है कि पेलाग्रा जो कि एक बीमारी होती है, ये कब होती है? जब हम किस चीज का ज्यादा सेवन करने लगते हैं? पॉलिश्ड राइस का, यानी कि जो पॉलिश किया हुआ चावल है, या अनफोर्टिफाइड जो मक्का है, या फिर पर्ल मिलेट है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाजरा, या फिर बार्ले जिसको हम जौ बोलते हैं। इनमें से किसको खाने से अपने को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है? तो आपका जो राइट आंसर है, वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बोले तो अनफोर्टिफाइड जो होता है, अनफोर्टिफाइड जो मेज होता है, इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? अनफोर्टिफाइड मेज की वजह से आपको पेलाग्रा देखने को मिलता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो अनफोर्टिफाइड मेज होता है, इसके अंदर ट्रिप्टोफान जो होता है वो बहुत कम होता है, और इसी ट्रिप्टोफान की कमी की वजह से पेलाग्रा होने लगता है। जब पेलाग्रा होता है तो इसमें क्या होता है? आपको डेट्रीमेंटिस हो जाती है, डायरिया हो जाता है, और डेमेंशिया हो जाता है। क्या क्या? डेमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस। तो ये 3-4 चीजें होती है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके प्रॉब्लम आने लगती है। बात करते हैं ये जो ट्रिप्टोफान होता है ये ऐसा क्या करता है। तो जो ट्रिप्टोफान होता है, ट्रिप्टोफान में क्या होता है? विटामिन B3 की कमी होती है। सॉरी, ये ट्रिप्टोफान जो होता है, यही ट्रिप्टोफान B3 आगे चलकर बनता है, यानी कि इसका पूर्वज होता है। क्या होता है? विटामिन B3 का पूर्वज होता है। ट्रिप्टोफान नियमित विटामिन B का अग्रदूत है। पहले क्या रहेगा? पहले ट्रिप्टोफान रहता है, फिर बाद में यही कन्वर्ट होकर विटामिन B3 बनता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए या तो आप लाइम ट्रीटमेंट करिए, और या तो सबसे बढ़िया है बिना किसी दवा के, बिना किसी ट्रीटमेंट के, डाइट को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लीजिए। कहने का मतलब, मक्का की जगह पर मक्का की रोटी अगर आप खा रहे हैं तो मक्का की रोटी ना खा के कुछ दिन चावल की रोटी या गेहूं की रोटी या फिर बाजरे की रोटी खाना शुरू कर दीजिए। इसमें जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है वो कौन होती है? जो कि सोलली डिपेंड ऑन मेज डाइट, जो कि ज्यादातर अपनी डाइट में केवल केवल मेज लेते हैं। कहने का मतलब, ना तो वो राइस ले रहे हैं कभी, ना तो वो व्हीट कभी ले रहे हैं, ना फिर कभी
मिलेट ले रहे हैं, न तो पल मिलेट ले रहे हैं। तो जब ये सब चीजें नहीं कंज्यूम करेंगे तो उनको पेलाग्रा वाली बीमारी हो जाएगी। ब्रेक रूट, ब्रेक रूट इन बाजरा इमर्ज फ्रॉम, जो बाजरा का ब्रेक रूट होता है वो कहाँ से इमर्ज होता है? सीड सीड के नोड से, सेकेंड या थर्ड नोड से, या फिर क्राउन रीजन से, या फिर टिलर से। कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो सेकेंड या थर्ड नोड से होता है। ब्रेक रूट ध्यान से समझना, ऐसे होता है, ये पहली रूट हो गई, ये दूसरी रूट हो गई, ये जो निकल रही है इसको ब्रेक रूट बोलते हैं, और यहां से जो निकल रही है इसको ब्रेक रूट बोलते हैं। ये आपकी पहली रूट है, ये दूसरी रूट है, यहाँ से तीसरी निकली, और ये चौथी रूट है। ठीक, तो ये जो दूसरी और तीसरी रूट से निकलता है, सेकेंड और थर्ड रूट से निकलता है पूछ रहा है, तो जो दूसरे से निकलेगा वो तीसरा वाला होगा, और जो तीसरे से निकलेगा वो चौथा वाला होगा। समझ पा रहे हो? यानी कि 3 से निकल रहा है तो चौथी वाली जड़ है, 2 से निकल रही है तो तीसरी जड़। तो ये जो दोनों जड़ हैं, ये अपनी दोनों जड़ कैसी होती हैं? ये कि दोनों जड़ जो अपनी है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों ब्रेक रूट होती हैं। ब्रेक रूट इमर्ज फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड नोड एबव द सॉइल, सॉइल के ऊपर होती है। ध्यान से समझना एक बार। ब्रेक रूट इमर्ज फ्रॉम द सेकंड और थर्ड नोड ऑफ द, सॉरी 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 वो गलत हो गया, उसको क्राउन रूट बोलते हैं। सॉरी मैं बताने में गलत कर दिया, ये गेहूं में होता है, ये क्राउन रूट होता है, स्किप हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये क्राउन रूट होता है जिसको हम CRI बोलते हैं। क्या होता है? ये CRI होता है। ब्रेक रूट की यहाँ पर बात हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बाजरा होता है या फिर मक्का होता है, इसमें एक तो जड़ के पास यहाँ पर जड़ निकली होती है, और ये जो पहली गांठ होती है यहाँ पर ढेर सारी जड़ निकली होती है, दूसरी गांठ पे भी जड़ निकली होती है, और तीसरी गांठ जो होती है वहां पर भी जड़ निकली होती है। ये जो दूसरी जो तीसरी पे निकलती है, ये वाली जो जड़ होती है, इसको हम ब्रेक रूट बोलते हैं। ध्यान से समझना, ये चीज मुझसे थोड़ा गलत हो गया। इसको CRI बोलते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं। ये वाली अपनी ब्रेक रूट होती है। जब आप कभी देखोगे, बाजरा को देखोगे या फिर आपको मक्का देखोगे, तो मक्का और बाजरा में ये आपको ब्रेक रूट देखने को मिलता है। दे स्टेबलाइज बाजरा प्लांट अगेन लॉजिंग, जब ये बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे आके जमीन पर, ऐसे मान लो ये बाजरा है, तो ये तो जड़ हो गई, ये पहला नोड हुआ तो यहाँ से ऐसे जड़ निकल के आके नीचे लग गई, ये दूसरा नोड है तो यहाँ से जड़ आके नीचे लग जाती है, तो पौधे को इतनी ऊपर तक सपोर्ट मिल गया, तो इससे लॉजिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द अपर सॉइल लेयर, क्योंकि ये ऊपर आ जाता है तो थोड़ा सा ऊपर वाली सॉइल लेयर से न्यूट्रिएंट लेता रहता है, और जो यहाँ वाली जड़ होती है तो नीचे तक जाती ही है। क्रिटिकल ड्यूरिंग ड्रॉट एंड फॉर एडिशनल सपोर्ट, ड्रॉट कंडीशन में एडिशनल सपोर्ट भी देता है और पानी की आवश्यकता को भी पूरी करता है। इनहांस प्लांट सर्वाइवल इन हार्श कंडीशन, अगर हार्श कंडीशन है, बोले तो पानी की कमी है या हवा तेजी से चल रही है, तो इस कंडीशन में पौधा को सपोर्ट देता है, ये अपना जो ब्रेक रूट होता है। फर्स्ट सोरगम हाइब्रिड रिलीज इन इंडिया, इंडिया में जो सबसे पहली बार सोरगम का हाइब्रिड डेवलप करा गया था वो कौन था? CSH1, CSH5, CSH9, CHH18R, इनमें से कौन सा है आपका जो राइट आंसर है? तो आपका राइट आंसर है जो वो है CSH1। CSH1 जो है ये आपका सोरगम का फर्स्ट हाइब्रिड है। CSH1 was released in 1964 using CMS line। ठीक, CMS लाइन क्या होती है ये मैंने आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया था। यील्ड इससे क्या होती है, 30 से 40% ट्रेडिशनल की अपेक्षा 30 से 40% इसकी यील्ड ज्यादा होती है। जो ट्रेडिशनल सोरगम अगर 100 किलो दे रहा है वजन, तो ये 130 किलो या फिर 140 किलो वजन आपको वहां से मिल जाएगा। ये पायोनियर्ड इंडियाज हाइब्रिड सोरगम प्रोग्राम जो है उसके तहत इसको बनाया गया था। सुटेबल फॉर रेनफेड एरियाज विथ लो फर्टिलिटी, अगर लो फर्टिलिटी है कोई ऐसी एरिया जहां पर पानी की व्यवस्था भी कम है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी कम है, तो वहां पर ये ग्रो हो सकती है। इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी इन सेमी एरिड रीजन, जो सेमी एरिड रीजन है वहां पर फूड सिक्योरिटी को भी ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। आगे बढ़ते हैं। सेफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ व्हीट स्टोरेज, अगर हमको गेहूं का भंडारण करना है तो गेहूं के भंडारण में कितना मॉइस्चर होना चाहिए? 5 से 7%, 10 से 12%, 15 से 18 या 20 से 25, कितना मॉइस्चर गेहूं में होना चाहिए? तो हम इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो
आपको अगर 10 से 12% मॉइस्चर है तो ही हम गेहूं को अच्छे से स्टोर करके रख पाएंगे। अगर इससे कम मॉइस्चर हो गया, 5 से 10% मॉइस्चर हो गया, तो गेहूं की वायबिलिटी घट जाएगी। बोले तो गेहूं अपनी जर्मिनेशन क्षमता खो देगा, बाद में वो जर्मिनेट नहीं होगा। और अगर परसेंटेज जो 15 से 20% मॉइस्चर हो गया, इसमें टेम्परेचर नहीं मॉइस्चर, अगर गेहूं में स्टोर करते समय 15 से 20% अगर मॉइस्चर हो गया, तो इस समय क्या प्रॉब्लम होगी? इस समय आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि गेहूं में घुन लग जाएगा। ठीक, घुन लग जाएगा मतलब स्टोरेज जो पेस्ट होते हैं वो लग जाएंगे। तो इसलिए जो 10 से 15% का मॉइस्चर होता है, इससे फंगल ग्रोथ नहीं होती है और हमारा गेहूं सुरक्षित रहता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ एस्परजिलस एंड अदर मोल्ड जो लगते हैं उससे सुरक्षा मिल जाती है। इसके साथ प्रिवेंट इंसेक्ट इन्फेक्शन लाइक ट्रायोबोलियम से भी सुरक्षा मिल जाती है। इंश्योर 1 ईयर स्टोरेज स्टेबिलिटी विदाउट क्वालिटी लॉस, क्वालिटी भी इसका खराब नहीं होता है। क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग ग्रेन वायबिलिटी, यही मैं बोल रहा था कि ग्रेन की वायबिलिटी बची रहती है, नहीं तो ये वायबिलिटी ही खत्म हो जाएगी। जो ग्रेन होगा उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी, ना जर्मिनेट नहीं होगा तो खराब नहीं हो जाएगा। बस समझा करो, यही मैं बोल रहा था। हस्कलेस वैरायटी ऑफ बार्ले, बार्ले की ऐसी कौन सी वैरायटी है? बार्ले का क्या मतलब होता है? बार्ले को हम क्या बोलते हैं? चेरी बोलते हैं। तो चेरी का जो हस्कलेस होता है, जिसमें हस्क नहीं पाया जाता, वो कौन सी वैरायटी है? ओ सॉरी सॉरी, बार्ले को चेरी नहीं कहते यार, बार्ले को जौ कहते हैं। क्या हो गया है मुझे, जौ कहते हैं। ये है आपका ऑप्शन आजाद, ऑप्शन बी डोलमा, ऑप्शन सी कैलाश, या फिर RD 2552। तो बार्ले के लिए इसमें कौन ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डोलमा है, डोलमा में हस्क नहीं होता। डोलमा इज नेक्ड बार्ले विदाउट अडहेरिंग हल्स। ध्यान से समझना, ये जो डोलमा होता है इसमें हस्क नहीं होता, जैसे गेहूं में नहीं होता है उसी तरीके से इसमें भी नहीं होता है। रिड्यूस प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट फूड यूज, कि इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ती है। डिफर फ्रॉम हल्ड वैरायटी यूजिंग मेलिंग, जो हस्क वाली जो हल वाली वैरायटी होती है उसको पहले एक बार क्या करना पड़ता है? मेलिंग करना पड़ता है। मेलिंग करके पहले जैसे चावल से मेलिंग करके निकालते हैं, उस तरीके से पहले मेलिंग करके बार्ले को निकाला जाएगा, फिर उसको फिर दोबारा फिर क्या करेंगे? उसकी पिसाई किया जाएगा, फिर उसके उससे आटा निकलेगा। सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन लाइक फ्लोर एंड पुरेडेज, कहने का मतलब इसको आटा बना के, फ्लोर बना के हम इसको रोटी वोटी बनाने में आराम से यूज कर सकते हैं। या फिर इसी जौ से ही तो क्या बनता है? इसी जौ से ही तो सत्तू बनता है। जौ, चना और थोड़ा सा गेहूं, थोड़ा सा चावल, ये 4-5 चीजें थोड़ा थोड़ा मिला के तब बनाया जाता है सत्तू। पॉपुलर इन रीजन विथ ट्रेडिशनल बार्ले डाइट, जो ट्रेडिशनल बार्ले डाइट खाने वाले लोग होते हैं उनके उस जगह पर ये ज्यादातर पॉपुलर होता है। थायो यूरिया स्प्रे इन रेन फेड बीट इनहांस यील्ड, जब हम थायो यूरिया डाल देते हैं अपने गेहूं के खेत में तो इसकी वजह से हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। तो थायो यूरिया ऐसा क्या करता है, यही पूछा जा रहा है। फिक्सेसिंग नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन को फिक्स करने लगता है वो। रिड्यूस करता है हीट स्ट्रेस को, या इंप्रूव करता है फास्फोरस के इनटेक को, या रस्ट को कंट्रोल करता है। इनमें से ऐसा क्या चीज करता है थायो यूरिया जिसकी वजह से गेहूं का उत्पादन बढ़ जाता है? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रिड्यूसिंग हीट स्ट्रेस, गर्मी के तनाव को थोड़ा सा ये कम कर देता है, गर्मी को थोड़ा कम कर देता है। थायोरिया का 0.5% रिड्यूसेस हीट स्ट्रेस इन रेनफेड व्हीट, जो रेनफेड गेहूं होता है उसमें 0.5% यूरिया का, अगर थायो यूरिया है, ध्यान से समझना, थायो यूरिया जब हम छिड़क देते हैं तो इससे जो गेहूं की गर्मी के तनाव जो है वो कम हो जाता है। गर्मी की वजह से जो गेहूं खराब होने लगता है उससे थोड़ा सा निजात मिल जाता है। सीवियर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान, बोले तो 35 डिग्री सेल्सियस के दौरान प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों को हटाता है। अनाज भरने के दौरान प्रकाश संश्लेषण मशीनरी की रक्षा करता है, बोले तो प्रोटेक्ट फोटोसिंथेटिक मशीनरी ड्यूरिंग ग्रेन फिलिंग, जब ग्रेन बनने लगता है, कहने का मतलब जब दाना भरने लगता है तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो भी मशीनरी है उनको ये प्रोटेक्ट करता है। नहीं तो सब क्लोरोफिल जो है और बाकी जो चीजें हैं, ग्रेना स्टोमा और ये सब चीजें सब डैमेज हो जाएंगी और पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली सूख जाएगा। इंक्रीजेस यील्ड अंडर टर्मिनल हीट स्ट्रेस कंडीशन, अगर टर्मिनल हीट स्ट्रेस अगर आप जानते हो तो जो टर्मिनल हीट होता है, टर्मिनल हीट स्ट्रेस होता है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा
कि जब दोपहर होता है तो दोपहर के समय पे जो पत्तियां होती हैं वो अंदर की तरफ ऐसे गोल गोल से मुड़ जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब पानी की कमी होती है तो जो पत्तियां होती हैं गेहूं की, धान की, ये सब पत्तियां मुड़ने लगती हैं। तो उसी को बोलते हैं टर्मिनल हीट स्ट्रेस। ये ज्यादातर पत्तियों का जो सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है वहीं पर होता है, तो इस वजह से इसको टर्मिनल हीट स्ट्रेस कहते हैं। और ये थोड़ा सा क्या कर देता है, उसको रोकता है और यील्ड इसी वजह से बढ़ जाती है। एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होता है रेनफेड फार्मर के लिए। अगर पानी की व्यवस्था कम है तो थाई यूरिया डाल के काम चला लो। अभी ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है कि थाई यूरिया जो है वो पानी की कमी को दूर कर देगा, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा ऐसा कर देगा कि जैसे मान लो आपकी बॉडी से पसीना निकल रहा है, अब क्योंकि बार बार पसीना निकल रहा है तो पसीना निकलने की वजह से आपकी बॉडी में बार बार पानी की कमी हो रही है, आपको प्यास लग रही है, तो आपकी बॉडी को ऐसा कर दिया जाए कि पसीना ना निकले। तो वही चीज यहाँ पर किया जा रहा है। मेज का जो टेसल होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को, मेल को, या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर को कि स्टेलाइट फ्लावर को? तो जो टेसल होता है जो कि मेज में, मक्के में सबसे ऊपर पार्ट पर होता है, ये कौन सा पार्ट होता है? ये अपना होता है मेल फ्लावर। इसको मैं कई बार एग्जाम में, ओ सॉरी, इसको मैं कई बार पढ़ाते समय भी पूछ चुका हूँ। और मुझे लग रहा है कि अभी एक बार मैंने और टेसलिंग और सिल्किंग आया था तो मैंने उस समय भी बताया था। ये जो सीरीज चल रही है इसी सीरीज में ही जो मक्का का टेसल है, ये नर फूल है जो कि पराग को उत्पन्न करता है। बोले तो जो पोलन ग्रेन है इनका प्रोडक्शन करता है। ये पौधे के सिर से टर्मिनल जो पेनिकल्स होते हैं उन पर होता है। बिल्कुल जो ऊपरी पार्ट होता है यहाँ पर लगा होता है। गांव में इसको जीरा जीरा बोलते हैं, ठीक। जब बाद में यहाँ की जो सिल्किंग होती है, यानी कि मक्का में जो यहाँ जहाँ भुट्टा लगा होता है, जब इसमें पॉलिनेशन हो जाता है तो इसको तोड़ देते हैं, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट है वो यहाँ ना जाए और न्यूट्रिएंट इसमें जाने लगे तो भुट्टा हमारा अच्छा हो जाए। कानो, ये ईयर्स बियर फीमेल फ्लावर सिल्क फॉर पॉपुलेशन और पॉलिनेशन। ये ईयर समझ रहे हो, ये कानों में परागण के लिए मादा फूल सिक्स होते हैं, सिल्क्स होते हैं। इसमें कहने का मतलब ये है कि ये जो सिल्क होता है, यहाँ से जीरा गिरता है इसके ऊपर, यहाँ से पोलन गिर के आता है इसके सिल्क के ऊपर। जो मक्के में जो आपने देखा होगा जो बाल नुमा हरा हरा बाल निकला रहता है उसकी बात हो रही है। हेरी हेयर निकला रहता है ना, उसी की यहाँ पर बात हो रही है। ईयर्स बियर फीमेल फ्लावर, यहाँ पर फीमेल फ्लावर होते हैं और यहाँ पर मेल फ्लावर होता है। ये मोनोसियस सिस्टम इंश्योर 95% क्रॉस पॉलिनेशन। ये जो मोनोसियस सिस्टम है इसकी वजह से 95% इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। टेसल डेवलप इन क्रिटिकल फॉर सक्सेसफुल पॉलिनेशन। सक्सेसफुल पॉलिनेशन के लिए टेसल का डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है। एक चीज मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि बताओ सबसे पहले क्या होता है, पहले टेसलिंग होती है कि पहले सिल्किंग होती है? मैंने आप लोगों को एक बार बताया भी था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले टेसलिंग होती है फिर बाद में सिल्किंग होती है। दोनों का जो टाइमिंग होता है 10 से 15 दिन का अंतर होता है। ये निकलेगा और फिर ये निकलेगा। ये दोनों 10 से 15 दिन में दोनों निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ये निकलेगा उसके 15 दिन बाद ये, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये दोनों जो हैं वो 10 से 15 दिन में ग्रो हो जाते हैं, यानी कि पहले ये आएगा तो 4-5 दिन पहले आ जाएगा, उसके बाद फिर ये भी आ जाएगा, और दोनों 10 से 15 दिन में पूरा निकल जाएंगे जितना इनको ग्रो करना होगा। एक्सपोर्ट क्वालिटी वीट इज अफेक्टेड बाई, जो गेहूं हमको विदेशों में भेजना होता है ये बहुत अच्छी क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि हम भेजते हैं गल्फ कंट्रीज में जो बहुत अमीर हैं, या फिर कई बार यूरोप में भी भेजते हैं। यूरोप में तो काफी कम भेजते हैं, ज्यादातर या तो गल्फ कंट्री में जाता है या तो अफ्रीका महाद्वीप में जाता है। तो उस समय पे हमको क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करके रखना होता है। अगर क्वालिटी में कोई भी दिक्कत आई तो रिजेक्ट कर दिया जाता है और वहीं बंदरगाह पर पड़े रहता है गेहूं। तो एक्सपोर्ट क्वालिटी को अफेक्ट कैसे किया जाता है, मतलब कैसे अफेक्ट हो जाता है, मतलब गेहूं कैसे खराब हो जाता है? करनाल बंड की वजह से, लूज स्मट की वजह से, अर्गट की वजह से, या पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है करनाल बंड। करनाल बंड सबसे पहले बार करनाल हरियाणा में देखा गया था, इसलिए इसका नाम ही करनाल बंड पड़ गया। करनाल बंड जो कि टिलेटिया इंडिका की वजह से फैलता है, ये वीट की एक्सपोर्ट क्वालिटी को अफेक्ट करता है, जिससे वीट हमारा जो है वो खराब हो जाता है, गेहूं का जो क्वालिटी है खराब हो जाएगी। काजिक ग्रेन डिसकलरेशन एंड फिशी ऑर्डर, यानी कि मछली जैसी इसके इसके अंदर गंध आने लगती है, मछली जैसी गंध आती है और अनाज का जो रंग होता है वो खराब हो जाता है। 3% से अधिक संक्रमण वैश्विक बाजारों में अस्वीकृति का कारण बनती है, यानी कि 3% से ज्यादा संक्रमण हो जाए। 100, हमने 100 गेहूं के सीड निकाले, अब इन 100 में से हमको पता चला कि 3 में हमको ये करनाल बंट दिख रहा है, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा गेहूं। इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है। प्रतिरोधी किस्में और बीज उपचार के माध्यम से इसको रोका जा सकता है।
और भारत जैसे गेहूं निर्यात करने वाले देश के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि ये फैलता भी ज्यादा है। तो इस वजह से इफ वी वांट टू एक्सपोर्ट आवर वीट टू एनी अदर कंट्री, वी हैव टू मेक इंश्योर दैट आवर क्रॉप, आवर ग्रेन ऑफ wheat मस्ट बी फ्री फ्रॉम द कर्नाल बंट डिजीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हीट एंड मस्टर्ड इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो रेशियो क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। बोले तो गेहूं और सरसों के इंटरक्रॉपिंग का रेशियो बताओ। 5:1, 7:1, 9:1 या फिर 11:1। ध्यान से सोचो, सोच के फिर बताओ। तो आपका ऑप्शन है 9:1। कहने का मतलब 9:1 रेशियो मीन्स द 9 रो ऑफ व्हीट। बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रो हो गया। फिर एक रो मस्टर्ड की, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर एक यहाँ पर फिर सरसों। ये दोनों, ये क्या हो गया, ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों हो गए सरसों। और अपना ये जो छोटा छोटा है, ये क्या हो गया, गेहूं। तो एक रो सरसों की और बीच में फिर 9 रो गेहूं के लगाओ। दोनों फसलें प्रकाश को अच्छे तरीके से पाएंगी और अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। मस्टर्ड जो है रिपेल एफिड बेनिफिटिंग वीट। जो जो मस्टर्ड होता है, ये क्या करता है, सरसों एफिड को दूर भगाती है, जिससे गेहूं को लाभ होता है। सरसों की पैदावार में अतिरिक्त आय प्रदान करती है। और उत्तर भारत में गेहूं में ये आम प्रथा है, यानी कि उत्तर भारत बोले तो उत्तर प्रदेश में ये ज्यादातर किया जाता है। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार में जहां गेहूं उत्पादन किया जाता है, वहां गेहूं के साथ सरसों भी उगाया जाता है। शक्तिमान 1 मेज इज इनरिच्ड इन। शक्तिमान 1 जो गेहूं की, सॉरी, जो अपनी किसकी वैरायटी है, मक्का की वैरायटी है। इसके अंदर कौन सी चीज ज्यादा पाई जाती है, आयरन, लाइसिन, बीटा कैरोटीन या फिर ओमेगा 3। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है लाइसिन। लाइसिन जो कि एक इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, ये लाइसिन इसके अंदर पाया जाता है। शक्तिमान 1 ए QPM वेराइटी हैज 4% लाइसिन वर्सेस 2.5% इन नॉर्मल मेज। जो नॉर्मल मेज होता है उसमें केवल 0.5% लाइसिन होता है, लेकिन जो शक्तिमान एक वेराइटी है इसके अंदर लाइसिन लगभग 4% पाया जाता है। डेवलप्ड यूजिंग OPEC2 जीन फॉर द बेटर न्यूट्रिशन। OPEC2 जीन का यूज किया जाता है, ये मैंने शायद लग रहा है कि आपको 2-3 लेक्चर पहले मैंने इस क्वेश्चन को पूछा भी था। एड्रेसेस प्रोटीन क्वालिटी माल न्यूट्रिशन इन मेज डाइट। यानी कि मक्का आहार में अगर हम मक्का खा रहे हैं तो प्रोटीन की गुणवत्ता कुपोषण से वो संशोधित करता। बोले तो अगर मक्का खाते खाते हमारे प्रोटीन की कमी हो गई है तो हमको ये शक्तिमान 1 वाला मक्का खाएंगे और शक्तिमान हो जाएंगे, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल हमको मिल जाएगा, बोले तो प्रोटीन मिल जाएगा। ग्रामीण आबादी में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हो जाता है। जो लोगों का इसका जो गांव के लोगों का जो हेल्थ होता है वो थोड़ा सा सुधरेगा, क्योंकि इसको उगाएंगे तो प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। पार्ट ऑफ इंडिया इज इफेक्ट टू एनहांस फूड सिक्योरिटी। भारत के खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा होगा। एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए। इस QR कोड को स्कैन करके आप जितना पैसे का सपोर्ट कर सकते हैं उतना सपोर्ट करिए। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे इसका रीच बढ़े। और आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।